चलिए, सो हम अपना जो डिस्कशन है वो यूनिट 6 का जो बचे हुए कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे फ्राउड नंबर और उसका क्या सिग्निफिकेंस है और हाइड्रोलिक जंप, तो इसको आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ये पर्टिकुलर नंबर को हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फ्राउड नंबर होता है, कोई फ्रॉज नंबर भी इसको बोलता है, ठीक है। तो ये जो फ्रॉज या फ्राउड नंबर जो होता है, ये एक्चुअली रेशियो होता है रूट ओवर ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। क्लियर है? ये पर्टिकुलर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। एक और हम लोग पढ़े थे जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, तो उसको भी याद रख लीजिएगा कि ये होता है इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फ्राउड नंबर होता है उसमें यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स आ जाता है, और रेनॉल्ड्स नंबर में यही यहाँ पे क्या रहता है, हमारा विस्कस फोर्स रहता है। क्लियर है ये? तो देखिए, अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन पाए थे जो फ्राउड नंबर होता है उसका V/√GL, जो हम लोग आई थिंक फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे FR को हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट किए थे। और ये FR का ये ऐसा कैसे आया था उसको देखिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इनर्शिया फोर्स क्या होता है? किसी भी बॉडी का इनर्शिया फोर्स ये बोलते हैं कि उसका जो मास है और प्लस एक्सेलरेशन, मतलब कि किस रेट से उसका किस रेट से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली इनर्शिया फोर्स को डिनोट किया जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक्सेलरेशन को फर्दर लिखें तो वो क्या होता है कि हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसको मास फ्लो रेट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी। और मास फ्लो रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। क्लियर है? डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज कैसे? इसका यूनिट क्या होता है आपका? kg/सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? kg/मीटर, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर/सेकेंड। तो मीटर क्यूब का गया kg/सेकेंड। तो मतलब ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो मास होता है उसको रो इंटू क्यू के टर्म्स में हम लोग डिनोट करते हैं या लिख सकते हैं, इंटू वी। और यहाँ पे क्यू को भी और क्या लिख सकते हैं? वो किसके बराबर होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी से। तो फर्दर हम अगर इसको ऐसे लिखें तो ये लिख सकते हैं रो इंटू एरिया और प्लस एक वेलोसिटी, और यहाँ एक वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली इनर्शिया फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? हमारा रो इन मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है ये? अब ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? तो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? m इंटू जी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो रो हो गया, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाई जी। तो इसको और इसको अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, रो ए और रो ए से कट जाएगा, तो टॉप में बचेगा v², नीचे बचेगा GL। तो जब हम इसको रूट के बाहर लेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा फ्राउड नंबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? V/√GL। मतलब ये GL क्या बता रहा है? ये जो V होता है वो मीन वेलोसिटी को बताता है। G तो पता ही है कि जो 9.81 होता है। क्लियर है? और जो L होता है, एक्चुअली L ये जो होता है वो हाइड्रोलिक डेप्थ को बताता है। जो हम लोग एक D पढ़े हुए हैं, याद है? वही ये। तो यहाँ पे हम लोग L से डिनोट कर रहे हैं, बट रियल में इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि ये हाइड्रोलिक डेप्थ को बताता है। तो चाहे तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि ये जो V हो गया वो हमारा क्या हो गया? मीन वेलोसिटी हो गया। ये जो हमारा हो गया वो हमारा क्या हो गया? मीन वेलोसिटी हो गया। और ये जो L हो गया ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोलिक डेप्थ होता है। तो इसीलिए जो अलग अलग जो सेक्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक हाइड्रोलिक डेप्थ भी कैलकुलेट करते थे, और हम लोग एक चीज़ और क्या कैलकुलेट करते थे? हाइड्रोलिक रेडियस। तो दोनों का यही यूज होता है। हाइड्रोलिक रेडियस इकोनॉमिक जो कॉमन जो सेक्शन होता है वहाँ पे हम लोग कॉमन जो क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कॉमन सेक्शन जो होता है, मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन, वहाँ पे यूज कर रहे थे। और इसका जो हाइड्रोलिक डेप्थ का जो यूज हो रहा था वो हमारा फ्राउड नंबर कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? तो देखिए, जहाँ भी जो फ्लो होता है वो अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, क्लियर है, तो उसमें जो हम लोग क्लासीफाई करेंगे जो फ्लो को, तो वो इस फ्राउड नंबर के बेस पे ही करते हैं। क्लियर है? मतलब जहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल और केवल फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, या हम लोग ये बोलें कि
जहाँ भी फ्लो ओपन चैनल में होगा वहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा, और वहाँ पे नंबर टाइप ऑफ फ्लो को क्लासीफाई करने के लिए हमें एक नंबर की ज़रूरत होती है। वो नंबर क्या होता है? हमारा फ्राउड नंबर होता है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउड नंबर कि अगर एफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगा, एफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ऐसे फ्लो को हम लोग सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। जब एफ आर की वैल्यू 1 हो जाता है तो वो क्रिटिकल फ्लो हो जाता है, और जब एफ आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाता है। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज़ और होता है, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक जंप। तो हाइड्रोलिक जंप में भी अलग अलग टाइप का हाइड्रोलिक जंप होता है। कुछ कम एनर्जी को डिसिपेट करता है, कोई ज़्यादा एनर्जी को डिसिपेट करता है, तो उसका भी क्लासिफिकेशन हम इसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर करते हैं। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, बट अभी याद रख लीजिए कि क्या है फ्राउड नंबर का यूज। तो ये जो फ्लो होता है उसको क्लासिफाई करने में काम आता है कि मतलब सब क्रिटिकल फ्लो मतलब कि उसकी वेलोसिटी मतलब धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, क्रिटिकल मतलब थोड़ा ज़्यादा तेजी से फ्लो हो रहा है, और सब क्रिटिकल मतलब बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो उसी को क्लासिफाई करेंगे कि ऐसा फ्लूइड जो केवल और केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर फ्लो हो रहा है, तो उनका क्लासिफाई इस बेसिस पे करते हैं। अब जैसे केवल और केवल अगर फ्लूइड विस्कस फोर्स उसमें ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो उस टाइप के फ्लो को क्लासिफाई हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पे करते हैं कि वो लेमिनार है कि टर्बुलेंस है। तो वैसे ही यहाँ पे ग्रेविटी के अंदर में जब सिग्निफिकेंस हो जाता है तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन इसी नंबर के ऊपर किया जाता है। ठीक है? तो ये आपको फ्राउड नंबर जो भी है इसका ये डेफिनेशन, ये क्या हमारा लास्ट में एक्सप्रेशन आता है, क्या बताता है और इसका क्या यूजेज है वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने एक और टॉपिक में जो है हाइड्रोलिक जंप के बारे में। तो देखिए हाइड्रोलिक जंप को ये जो डेफिनेशन है वो समझने से पहले ये याद रखिए, आप लोग इसको कहीं देखे भी होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक कोई ऑब्स्टेकल है, या मान लीजिए हमने डैम बना के रखा हुआ है, कोई भी ऑब्स्टेकल है, बैरेज है। अब देखिए यहाँ से रिवर आ रहा है तो रिवर यहाँ धीरे 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 फ्लो होता है। अब मान लीजिए कि रिवर का जो लेवल है वो इस पर्टिकुलर डैम से ऊपर बढ़ जाता है, तो अब क्या होगा, ये अगर इसको क्रॉस करेगा तो जब भी आप देखेंगे कि सामने में कोई बैरेज होता है और जब वाटर फ्लो होता है तो सडनली वो नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सडनली नीचे की तरफ आएगा, और एक क्रिटिकल डेप्थ बोला जाता है तो उससे भी एकदम जस्ट नीचे आ जाता है। या ये मान लीजिए कि जैसे ही यहाँ को ये पार करेगा तो इसका जो फ्लो होगा वो बहुत नीचे तरफ जाएगा, और जब एक क्रिटिकल हाइट एक नॉर्मल हाइट तक जब ये नीचे चले जाता है उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारा वाटर लेवल है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ ऐसे दिखता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सबसे मिनिमम हाइट पे था और यहाँ से चढ़ते चढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा, तो इस बीच में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे और टॉप पोजीशन पे वो जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऐसा जंप जैसा कुछ फील हो रहा है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इधर कोई ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल के पहले हम देख रहे थे कि जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था वो बहुत नॉर्मल वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था। जैसे ही ये ऑब्स्टेकल को पार करता है तो इसका जो डेप्थ होता है वो बहुत नीचे चला जाता है, और उस एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाने के बाद देन फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, ये राइज होने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर इसका जो लेवल होता है वो एक नॉर्मल हो जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो मतलब धीरे धीरे फ्लूइड फ्लो हो रहा था, जब यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो इसके बीच में उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेजी से हो गया, तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो से फ्लो हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड से फ्लो हो रहा है। क्लियर है? और इसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर हाइट ऑब्टेन कर लेता है तो उसके बाद जो उसका वेलोसिटी हो जाता है वो सब क्रिटिकल फ्लो हो जाता है, देन फिर नॉर्मल हो जाता है। बट हमें ऑब्जर्व क्या करने को मिलता है कि यहाँ जैसे ही ये बैरेज से पार हुआ एक मिनिमम हाइट तक गया, देन इसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे इसका हाइट जो है वो इंक्रीज होता है और एक पर्टिकुलर हाइट को वो ऑब्टेन करके आगे फिर नॉर्मल स्टेबल की तरफ फ्लो होते रहता है। तो ये जो यहाँ पे सबसे मिनिमम पॉइंट पे था और यहाँ पे सबसे टॉप पॉइंट पे रीच होके और वो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, तो इसी फिनोमिना को यहाँ से यहाँ तक ये जो राइज हुआ है वाटर लेवल का, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। क्लियर है? तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज अ राइज ऑफ वाटर लेवल। वाटर लेवल यहाँ पे राइज हो रहा है, तो राइज ऑफ वाटर लेवल विच टेक प्लेस ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
अनस्टेबल शूटिंग फ्लो, दैट इज अनस्टेबल सुपर क्रिटिकल फ्लो। यहाँ पर जब ये बैरेज था तो बैरेज से जब पानी नीचे की तरफ आया तो इसकी वेलोसिटी सुपर क्रिटिकल हो गई, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो गया। तो अब वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो की तरफ, मतलब अपने एनर्जी को वो डिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज राइज ऑफ वाटर लेवल। क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जो फ्लो था वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो, एंड ड्यूरिंग दिस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी फॉर्मेशन एंड टर्बुलेंस फ्लो अकर। ऑब्वियसली जब यहाँ से ये बहुत तेजी से गिरेगा तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लो जो हमारा जो आराम से हो रहा था उसमें एक स्पीड आ जाएगा, और स्पीड के कारण हमारा जो फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस फ्लो हो जाएगा, और प्लस एडी करंट भी बहुत सारे फॉर्म होगी। तो अल्टीमेटली जब ये टर्बुलेंस और एडी करंट फॉर्म होगी तो वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस भी होगा। लेकिन क्योंकि इसका कुछ यूजेज है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोलिक जंप यूज करते हैं। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो वाटर का लेवल था वो नीचे था, और जब हाइड्रोलिक जंप से पार कर रहा है तो उसका लेवल जो है बढ़ जा रहा है। तो मान लीजिए कि कहीं इरिगेशन हमें करना है और जो हमारा कैनाल जा रहा है और उससे हमारा जो फील्ड है जहाँ पे हम लोग किसी क्रॉप को मतलब कि सीड डाल रहे हैं, अगर वो थोड़े हाइट पे है तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक जंप का यूज करेंगे जिससे उसका हाइट इंक्रीज हो जाए, जो इरिगेशन पर्पज में हम लोग यूज करें। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे देखिए पहले फ्लो नॉर्मली फ्लो हो रहा है, फिर वो टर्बुलेंस फ्लो हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर वाटर को अगर हमें क्लीन करना हो, क्लियर है, तो वो टर्बुलेंट में ज्यादा अच्छे से मिक्सिंग होता है। तो जब वाटर को क्लीन करना हो, उसको प्यूरिफाई करना हो, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि हम केमिकल यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर देंगे ताकि वाटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप कभी देखे होंगे कि जब बहुत वाटर को सप्लाई जब किया जाता है किसी पाइप के थ्रू, इवन अर्बन एरिया में जो सप्लाई किया जाता है, तो उसके अंदर में जो एयर ट्रैप रहता है पाइप के अंदर, उसको भी रिमूव करने के लिए हाइड्रोलिक जंप का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्लो को टर्बुलेंस बना देता है। तो जब वो फ्लो टर्बुलेंस हो जाता है तो जो एयर पॉकेट रहते हैं जो हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसको वो रिमूव कर देता है। तो इवन इसके यूजेस को हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बट अभी हमने समझने की कोशिश की है कि हाइड्रोलिक जंप हो क्या रहा है। तो आप लोग समझ में आ रहा है कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल के पहले नॉर्मली जो फ्लो हो रहा था वो एक नॉर्मल वेलोसिटी से हो रहा था, ये ऑब्स्टेकल के कारण क्या हो रहा है कि इसकी जो वाटर लेवल है वो सडनली नीचे की तरफ गिरा, और फिर उसके बाद क्योंकि अब यहाँ पे फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हुआ एक पर्टिकुलर हाइट तक इसका डेप्थ गया। उसके बाद फिर वो जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश कर रहा है, उसका वाटर लेवल जो है वो राइज हो रहा है और धीरे धीरे वो इधर जाके स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो इन दिस प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो राइज हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। और ये हाइड्रोलिक जंप का यूजेस क्या है, तो पहला जो है वो जो वाटर लेवल है उसके हाइट को थोड़ा सा ऊपर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है डाउनवर्ड साइड में, ताकि हम लोग उसको इरिगेशन में यूज कर सकें। दूसरा जो होता है, जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, वहां पे एयर पॉकेट को रिमूव करने के लिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना कि एयर ले लिया, तो उस एयर को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है हाइड्रोलिक जंप का। और तीसरा मिक्सिंग ऑफ केमिकल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, क्योंकि अभी फ्लूइड का जो वेलोसिटी नॉर्मल था, अब इसके बाद फ्लूइड का वेलोसिटी सुपर क्रिटिकल हो जा रहा है और टर्बुलेंस हो जा रहा है, मतलब अच्छे से कोई भी चीज मिक्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग केमिकल को इंसर्ट कर देते हैं ताकि वाटर को प्यूरिफिकेशन कर सकें। तो ये तीन इसके यूजेज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक डैम के बारे में, जैसे अब इसके अलावा भी हम लोग हाइड्रोलिक जंप ऑब्टेन कर सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक प्लेट लगा देते हैं, क्लियर है, रेक्टेंगुलर प्लेट जिसको वायर बोला जाता है या नोच बोला जाता है। अब जैसे नॉर्मली फ्लो ऐसे हो रहा था, यहाँ पे एक प्लेट लगा दिए, तो अब प्लेट लगाएंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सडनली देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा इसके जस्ट नीचे वाला, फिर वो स्पीड, क्योंकि कम एरिया हुआ तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो जाता है, तो स्पीड इंक्रीज हो गया मतलब कि हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो से फ्लो होगा। और आफ्टर सम टाइम देन अगेन ये जो स्पीड ज़्यादा हुआ है वो अपने को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोलिक जंप हो जाता है, मतलब यहाँ से फिर वाटर लेवलाइज होता है और देन एक नॉर्मल लेवल होने के बाद फिर वो अगेन नॉर्मल वेलोसिटी से फ्लो होता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन जब वो नॉर्मल जब सबसे नीचे गया उसका और जब वो नॉर्मल एक हाइट ऑब्टेन किया, उनके बीच में ये जो वाटर लेवल का राइज हुआ
इसको भी हाइड्रोलिक जंप कहेंगे। तो मतलब ये ऑब्स्टेकल लगा के भी कर सकते हैं या बीच में एक पाइप को इंसर्ट कर दिए, वहाँ से भी हमें हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलता है। क्लियर है ये? तो ये रहा हमारा एक हाइड्रोलिक जंप के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ना कि जो एफआर नंबर है, जो फ्राउड नंबर है, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिक जंप का क्लासिफिकेशन किए हैं कि अगर एफआर की वैल्यू 1 to 1.7 के बीच में है, अगर एफआर की जो एफआर नंबर जो है वो 1 और 1.7 के बीच में, तो ऐसे हाइड्रोलिक जंप जो हमें ऑब्टेन होगा तो वो एक्चुअली अनड्यूलर हाइड्रोलिक जंप होगा, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। और उस समय जो हमारा एनर्जी का जो डिसिपेशन होता है केवल और केवल 5% होता है। जब और जैसे जैसे ये एफआर की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हमारा जो फ्लो है ऑब्वियसली वो बढ़ते जाएगा और वो जंप भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसको आप चाहें तो केवल 2 या 3 याद रख लीजिए, एक अनड्यूलर हो गया, स्टडी हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके पूछने से आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चाहें तो ये 5 के जगह में अगर 5 याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर कम से कम 2 या 3 याद रख लीजिएगा, पहला वाला और ये लास्ट का 2 याद रख लीजिएगा। तो एक बार हम लोग बस लिख लिए हैं तो देख लेते हैं। पहला, अगर मान लीजिए एफआर की वैल्यू 1 और 1.7 के बीच में होता है तो वैसे हाइड्रोलिक जंप को अनड्यूलर हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। और इस केस में जो एनर्जी का जो डिसिपेशन होता है केवल 5% के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम मिक्सिंग हो रहा है हमारा, या ये बोल सकते हैं कि बहुत कम रेट से वो नीचे गिर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लोप उसका नहीं है। आगे अगर मान लीजिए एफआर की वैल्यू 1.7 से लेके 3 की रेंज में आ जाती है तो उसको बोला जाता है वीक जंप। और उस केस में जो हमारा एनर्जी का जो भी डिसिपेशन होता है वो 5 to 15% के आसपास होता है। अब अगर और ज़्यादा एफआर की वैल्यू अगर 2.5 से 4.5 के बीच में आ जाए तो इसको ऑक्सिलरेटिंग हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। और इस केस में जो हमारा एनर्जी का लॉस होता है वो 15 to 45% के आसपास होता है। देन इसके बाद आपका होता है स्टडी हाइड्रोलिक जंप। इसमें जो हमारा एफआर की वैल्यू जो होता है वो 4.5 से लेके अगर 9 के बीच में, मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है। इस केस में जो हमारा एनर्जी का जो डिसिपेशन होगा वो 45% से 70% के आसपास होता है। और लास्ट में हमारा होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक जंप। जब एफआर की वैल्यू 9 या 9 से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में जो हमारा एनर्जी का जो डिसिपेशन होता है वो 70% से लेके 85%, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिसिपेशन होता है। तो देखिए ये हाइड्रोलिक जंप इंपॉर्टेंट था, इसका यूजेज इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और ये टाइप जो है वो एक्चुअली एफआर नंबर के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो आप स्टार्टिंग का फर्स्ट और लास्ट का 2 याद रख सकते हैं अगर याद करना है तो। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने जो यूनिट 6 का जो मेजर क्या मतलब यूनिट 6 के सारे टॉपिक्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।